स्टूडेंट, आज हम वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर 10 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें कि रिमेनिंग क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाएगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर ये 10 से स्टार्ट होकर क्वेश्चन नंबर 19 तक जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 2i-4j + 5k और i-2j - 3k कैप हैं। इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश तथा इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसका एक समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है और इसका क्षेत्रफल भी हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो एक समांतर चतुर्भुज बना देंगे ABCD, और AB एक साइड इन्होंने दी गई है, तो ये AB हो जाएगी इतनी और BC हमारी हो जाएगी इतनी, और इसी को हम लेट करते हैं वेक्टर AB इज इक्वल इतना और वेक्टर BC इज इक्वल इतना। हमको पता है त्रिभुज के रूल के हिसाब से अगर हम त्रिभुज ABC को ले लें तो वे AB + BC इज इक्वल वेक्टर AC के इक्वल होता है। तो त्रिभुज ABC में AB + वेक्टर BC इज इक्वल वेक्टर AC, यानी वेक्टर AC इज इक्वल AB की वैल्यू और प्लस BC की वैल्यू हम यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। 2i + 1 3i, 4j - 2 6k, 5k - 2k। विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश हमको ज्ञात करना है। मात्रक सदिश का ये फार्मूला होता है वेक्टर AC बराबर मॉडुलस वेक्टर AC नीचे रहेगा और AC जो है ये ऊपर हो जाएगा, और इसको हम लिख देंगे। तो AC की वैल्यू ऊपर हो जाएगी, मॉडुलस वेक्टर AC 3 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर और 2 का 3 3 = 9 6 = 36 और 2 2 = 4 हो जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे, 9 6 4 इज इक्वल 49 हो जाएगा, और 49 का जब स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा। यही हमारा जो है इसका मात्रक सदिश होगा, ये इसका एक आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका एरिया भी पूछा है, तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा मॉडुलस वेक्टर AB क्रॉस मॉडुलस वेक्टर AC, यानी हमें AB गुणे AC पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वेक्टर AB गुणे AC IJK में AB के कोफिशिएंट ऊपर लिखे जाएंगे, AC के नीचे हो जाएंगे, और जिस तरीके से इसको एक्सपैंड हम करते थे पहले, यानी I लिख देंगे, I जब रोकेंगे तो इसको ये कैंसिल कर 3 4 = 12 हो जाएगा, 2 5 = 10 हो जाएगा। फिर हम जब J को स्टॉप करेंगे तो इसको कैंसिल करेगा, तो ये 4 रह जाएंगे, -2 3 2 = 6 और 5 1 = 5 हो जाएगा। उसके बाद हम K को स्टॉप करेंगे तो इसको कैंसिल करेगा, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 = -4 हो जाएगा, और -4 1 = -4, और बीच में फार्मूले का माइनस रहता है इसलिए +4। 4 में से 4 गया 0 k कैप हो जाएगा, और 6 5 11 -+11j कैप, और 12 + 2 हो गया 20i कैप। फिर इसका हम मॉडुलस निकाल लेंगे, यही इसका क्षेत्रफल भी कहलाएगा। √22 का स्क्वायर + 11 का स्क्वायर + 0 22 484 11 11 = 121 605 हो जाएगा। इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 11√5 वर्ग इकाई जो है यही इस समांतर चतुर्भुज का एरिया हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमको बताता है कि दर्शाइए कि OX OY OZ अक्षों के साथ बराबर झुके सदिश की दिक् कोज्याएं इतनी इतनी है। ये हमको प्रूव करना है कि दो कोज्याएं इतनी होगी। तो OX OY OZ दो तल हो गए, और यहाँ पे कोई सदिश है जो दोनों तलों के साथ जो है इक्वल एंगल बना रहा है, इक्वल तीनों अक्षों के साथ समान कोण बढ़ाएगा, इसलिए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि cos अल्फा इज इक्वल cos बीटा इज इक्वल cos गामा। सूत्र हमारा ये कोसाइन का रहता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल cos स्क्वायर गामा। अल्फा बीटा तीनों इक्वल हैं, तो हम बीटा और गामा को भी अल्फा के शेप में लिख देंगे, यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा में 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल 1, 3 अपॉन में सेट कर देंगे cos स्क्वायर अल्फा, और इसका फिर स्क्वायर सेट करेंगे तो रूट में आ जाएगा 1/3 अल्फा। तो दिक् कोसाइन इसकी हो जाएंगी cos अल्फा हो जाएगा, तो आपका 1/√3, cos बीटा भी 1/√3, cos गामा भी 1/√3, और यही जो है हमारे तीनों जो है दिक् कोसाइन यानी कोसाइन डायरेक्शन हो जाएंगे, और यही हमारा प्रूफ भी होगा या आंसर भी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 12
हमको बताता है कि मान लीजिए कि वेक्टर ए इज इक्वल इतना, वेक्टर बी इतना, वेक्टर सी इतना, एक ऐसा सदिश डी ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंब है और सी और डी जो है वो 15 के इक्वल है। तो हम इसको लेट दिया ही है, तो वेक्टर ए इतना हो जाएगा, वेक्टर बी इतना, वेक्टर सी इतना, और डी हमको फाइंड आउट करना है। तो डी हम अपनी तरफ से एक लेट कर लेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। तो फर्स्ट हमें चलना है कि डी जो है वो ए और बी दोनों पर लंब है, यानी डी जब ए और बी पे लंब होगा तो सदिश का रूल होता है कि दो अगर लंब होते हैं, अगर ए और बी दो अगर लंब हैं तो हमेशा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है इज इक्वल 0 हो जाता है, अगर ये लंब हैं और अदिश हैं यानी स्केलर है। तो ए डॉट बी तो हमारा एक कंडीशन बनेगा, डी जो है ए बी दोनों पर परपेंडिकुलर है, लंब है तो वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल 0 और वेक्टर डी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल 0 दोनों होगा। तो हम अब सबसे पहले इस कंडीशन को उठाएंगे कि डी डॉट वेक्टर ए को दिखाएंगे, तो यहाँ पे डी की वैल्यू पुटअप करेंगे और ए की वैल्यू पुटअप करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। हमें पता है आई आई जो है वो 1 हो जाता है, तो x हो जाएगा 4 इंटू वाई, 4y हो जाएगा 2 इंटू जेड, ये इक्वेशन हमारी एक 1 तैयार हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकेंड वाला जो है यानी हम डी और बी वाला हम लेंगे, यानी डी डॉट बी इज इक्वल 0, फिर यहाँ डी की वैल्यू पुटअप करेंगे और यहाँ पे बी की वैल्यू पुटअप की जाएगी, दोनों को लाइकवाइज हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स 3x और 2 इंटू वाई माइनस 2y और 7 इंटू दिस 7, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो जाएगी। जबकि इन्होंने खुद ही गिवन क्वेश्चन में गिवन दिया है कि वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल 15, तो हम यहाँ पे अब इसका यूज करेंगे, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल 15, तो यहाँ पे 15 है, फिर सी की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे और डी की वैल्यू, दोनों को फिर उसी तरह मल्टीप्लाई कराएंगे, 2x वाई इंटू वाई माइनस वाई 4 इंटू जेड यानी 4z इज इक्वल 15। अब हमारी ये 3 इक्वेशन रेडी होगी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और सेकंड को हम हल करेंगे। इक्वेशन 1 ले लेंगे, इक्वेशन 1 होगी x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल 0, 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल 0। अब इसमें हम क्या करेंगे कि y के टर्म को इक्वल कर लेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, अगर हम इसको 4 कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा, तो इसको 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देंगे, 2 3 6 2 2 4 2 से 14 2 0 0 हो जाएगा और फर्स्ट वाली इक्वेशन उसी के नीचे कर देंगे। अब यहाँ पे हम साइन को चेक करते हैं, माइनस ये 4y प्लस वाई अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऐड या जोड़ने पर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6x प्लस 7x हो जाएगा, 14z प्लस 2 16z इक्वल 0, ये हमारी एक नई इक्वेशन नंबर 4 रेडी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 व थर्ड को फिर से हल करेंगे और इसमें भी जो है हम y के टर्म को इक्वल करेंगे, यहाँ पे y के साथ -2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे अगर हम 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 को जो है हम समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देंगे। दो से इसको गुणा करेंगे तो जो 2 2 4 से 2y 2 4 से ऐड 2 5 30 हो जाएगा, 5 15 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन का अपोजिट है, सेम साइन है, यहाँ पे ये भी माइनस है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन यानी घटाने पे जो है साइन चेंज है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस का माइनस, ये अब प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो गए, 4 में से 3 गया 1x हो गया, 8 में से 7 1z इज इक्वल 30। अभी हमारी इक्वेशन नंबर 5 रेडी हो गई। अब हम समीकरण 4 व 5 को हल करेंगे ऊपर नीचे रखकर, और इसमें जो है हम z को इक्वल कर लेंगे, यहाँ 16 नहीं तो इक्वेशन 5 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 टू 16 x 16 टू z 16 और 16 480 हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं दोनों के साइन इक्वल हो गए, तो अपोजिट सेम साइन, तो घटाने पे लिख देंगे, घटाने पर साइन चेंज हो तो प्लस का माइनस दोनों कैंसिल हो गए, 16 में 7 के 9x और 480 में से 0 तो 409 अपॉन में गया, इसको कैंसिल कर दिया तो 160/3, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान इक्वेशन 5 में रखें, यानी अभी इन्हीं 4 और 5 को ही हम देखेंगे, x का मान इक्वेशन 5 में रख देंगे, यानी x की 16/30
3 प्लस जेड, इसको साइड में ट्रांसपोज करेंगे, 3 3 9 90 माइनस इसको माइनस करेंगे तो ये हमारी जेड की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। अब एक्स और जेड दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन 1 2 या 3 किसी में भी हम लिख सकते हैं। तो हम इसकी वैल्यू जो है एक्स और जेड की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पुटअप कर देंगे। एक्स और जेड के मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक्स की वैल्यू एक्स की जगह पे, जेड की वैल्यू जेड का 2 7 114 हो जाएगा, और ये जो है माइनस है, -17 है तो ये माइनस कर देगा इसको, तो ये यहाँ पे इसको नियर कर लेंगे और माइनस कर देंगे 20/3, इसको उधर सेंड कर देंगे तो -20/4 नीचे करेंगे तो 4/, में चला जाएगा, और 4/, में जाएगा तो फिर इसको ये कैंसिल कर देंगे, 4 1 4 4 5 20 यानी -5/3, ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारा जो d वेक्टर हमको चाहिए था तो d हमारा था xi के प्लस y के प्लस yj के प्लस z के, x की वैल्यू x की प्लेस पे, y की z के z पे, और नीचे में 3 कॉमन है तो 1/3 हम कॉमन ले लेंगे, यही जो है हमारा वो एक वेक्टर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सदिशों i प्लस j प्लस k कैप का सदिशों इतने और इतने के योग के सदिश में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है ये वाला है, इसको हम लेट कर लेंगे a और इसको हम b और इसको हम c कर लेंगे। यानी हमको इन दोनों के, यानी हमें ये दिखाना है कि वेक्टर दोनों यानी b प्लस सी, यानी वेक्टर b प्लस वेक्टर c और डॉट वेक्टर c जो है ये इक्वल 1 है, लेकिन ये इसका क्या है, मात्रक सदिश होना चाहिए। यानी यहाँ पे ये दोनों जो है एक प्लस करके फिर इसका मात्रक सदिश निकाल लेंगे। तो पहले b प्लस सी हम फाइंड आउट करेंगे, तो b प्लस सी यानी b में c को ऐड कर देंगे तो i कॉमन जो 2 प्लस i 4 2 6 हो जाएगा, 5 3 माइनस 2 के, फिर b प्लस सी का कैप निकाल लेंगे तो यानी इसका मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर, तो b प्लस सी अपॉन मॉडुलस b प्लस सी, इसकी वैल्यू रख देंगे और इसको इतने पर ही छोड़ देंगे। फिर आगे हम चलेंगे, ये हमारा जो है वेक्टर b प्लस वेक्टर c का कैप यानी मात्रक सदिश आ गया। अब जैसा क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों का जो है डॉट प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, तो b प्लस सी की वैल्यू b प्लस सी की जगह पे और c a की वैल्यू a की जगह पे हम पुटअप कर देंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस लेमडा i का i के साथ, 2 प्लस लेमडा c का j के साथ और -2 का k के साथ हो जाएगा, नीचे एज इट इज हो जाएगा इज इक्वल 1, फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे लेमडा हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल इतना, इसका स्क्वायर जो है वो हम इस साइड में लेकर आएंगे तो इस पे आके ये होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम इसका फार्मूले से ओपन नहीं करेंगे बल्कि इधर वाले को अंदर कर लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये माइनस में आएगा, इसमें फार्मूला होता है, हमको याद है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी एंड ए माइनस बी हो जाए। इसी फार्मूले के यूज से हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी एक बार इसमें इसको प्लस कर देंगे और एक बार इसमें इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ लेमडा लेमडा 2 इन लेमडा और 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 4 अपॉन में जाके इसको कैंसिल करेगा, 4 1 4 4 10 40 हो जाएगा। तो इधर हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 8 इज इक्वल 10, 8 उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 10 में से गया 2 और 2 1 2 यानी लेमडा इज इक्वल 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमको बताता है यदि वेक्टर ए बी सी समान परिणामों में परस्पर लंबवत सदिश हैं तो दर्शाइए कि सदिश ए प्लस बी प्लस सी सदिशों ए बी तथा सी के साथ बराबर झुका हुआ है। ये इसमें यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ परिमाण लिखा हुआ है, परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, यानी इनकी मैग्नीट्यूड जो हैं वो इक्वल हैं, यानी फर्स्ट ए बी और सी समान परिणामों वाले सदिश हैं तो इसलिए इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे, यानी मॉडुलस वेक्टर ए इज इक्वल मॉडुलस वेक्टर बी इज इक्वल मॉडुलस वेक्टर सी, क्योंकि यहाँ परिमाणों की बात हो रही है इस वजह से। अब इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे और ये भी इन्होंने कहा है कि तथा ए बी व सी जो है परस्पर लंबवत, यानी एक दूसरे पे लंब डालते, यानी ए बी पे लंब है तो बी सी पे लंब है तो सी ए पे लंब है, और लंब का फार्मूला होता है कि अगर लंब है तो ये डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0, यानी अगर ए बी पर परपेंडिकुलर या लंब है तो ए डॉट बी इज इक्वल 0 हो जाएगा, अगर बी सी पे परपेंडिकुलर तो बी डॉट सी इज इक्वल 0 हो जाएगा, सी ए पे अगर परपेंडिकुलर है तो सी डॉट ए इज इक्वल 0 हो जाएगा। अच्छा,
ये वेक्टर ए प्लस बी सदिशों ए बी सी के साथ बराबर झुका है तो समान कोण होंगे, यानी जब बराबर झुके हुए हैं तो इसके साथ बनेगा एक कोण भी, यानी अल्फा बीटा गामा जो है वो इक्वल होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में हम सबसे पहले दिखाएंगे कि ए प्लस बी प्लस सी जो है ए के साथ जब झुका है तो कितना कोण बना रहा है। तो यहाँ पे कॉस अल्फा का फार्मूला जैसे पहले नहीं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए प्लस मॉडुलस वेक्टर प्लस सी। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर ए। हमको पता है कभी भी जो है स्क्वायर बिना मॉडुलस के नहीं लिखा जाता। मॉडुलस इनटू मॉडुलस बी जो हो जाएगा ये हो जाएगा मॉडुलस वेक्टर ए का होल स्क्वायर, क्योंकि पता है कि मॉडुलस में कोई भी नंबर आप करें तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा मॉडुलस वेक्टर ए डॉट बी सी डॉट ए। अब ऊपर गिवन है कि ए डॉट बी भी जीरो है सी डॉट ए भी जीरो है, तो दोनों की वैल्यू जीरो रख देंगे और ये स्क्वायर लगा इसलिए इसको 2 टाइम लिख देंगे, एक मॉडुलस कट हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल मॉडुलस वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। लाइकवाइज अब हम कॉस बीटा को इसी तरह सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हम सॉल्व करेंगे। सेकंड कंडीशन में अब हम लेंगे वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी जो है बी के साथ कितना कोण बनाएगा, तो ये कॉस बीटा हो जाएगा। कॉस बीटा हो जाएगा अब ए वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर डॉट अब बी के साथ है तो यहाँ पे बी हो जाएगा, वेक्टर इतना उतना ही रहेगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू ए वेक्टर ए डॉट बी इंटू मॉडुलस वेक्टर बी स्क्वायर और बी इंटू सी यानी बी सी। हमको पता है ए डॉट बी जो जीरो है बी डॉट सी भी जीरो है, तो दोनों जगह जीरो हो जाएगा। इसको 2 टाइम लिख देंगे, एक बी वेक्टर बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वेक्टर बी अपॉन वेक्टर। जबकि इक्वेशन 1 से हमको पता है कि वेक्टर ए इज इक्वल मॉडुलस वेक्टर ए इज इक्वल मॉडुलस वेक्टर बी इज इक्वल मॉडुलस वेक्टर सी, क्योंकि सेम एंगल है इसलिए हम सबको सेम बनाएंगे। तो नीचे का तो दोनों में सेम है, यहाँ पे ऊपर बी आ गया और फर्स्ट में जो है अल्फा में यहाँ पे ए आया था, तो जबकि बी जो है वो ए के इक्वल है तो हम बी को हटा के मॉडुलस वेक्टर ए लिख देंगे, तो कॉस बीटा इज इक्वल हमारा इतना आ जाएगा। लाइकवाइज जो है हम कॉस गामा को भी इसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी को सी के साथ फाइंड आउट करें, आप खुद फाइंड आउट करें, तो कॉस गामा इज इक्वल जो हो जाएगा मॉडुलस वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो हम जब देखेंगे कि तीनों एंगल जो हैं वो इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं कि cos अल्फा इज इक्वल cos बीटा इज इक्वल cos गामा। ये प्रूव हो जाएगा कि तीनों के साथ ये समान एंगल शो करता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल मॉडुलस वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस वेक्टर बी स्क्वायर यदि और केवल यदि ए और बी लंब है, यानी ये बता रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है। तो ए और बी अगर लंब होंगे तो हमेशा ए डॉट बी इज इक्वल 0 होगा। अब इसका हम लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए से ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हुए, ए का बी से ए डॉट बी, फिर बी का ए से बी डॉट ए, बी का बी का मॉडुलस बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने बताया है ये ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही रहता है, क्योंकि मॉडुलस का ये रूल है कि मॉडुलस में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखें या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखें, ये दोनों जो हैं इक्वल ही रहते हैं, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में माइनस लग जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों को ऐड करेंगे तो 2 ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और ए डॉट बी इन्होंने गिवन है 0 है तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 रख देंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉडुलस बी का होल स्क्वायर, इसको प्रूव कर देगा। इतना ही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कहते हैं यदि दो सदिशों ए और बी के बीच का कोण थीटा है तो एक ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब अगर ए डॉट बी जो है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ए डॉट बी अगर 0 से ग्रेटर है तो ए और बी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव एंगल में आएगी और पॉजिटिव मैक्सिमम इसकी वैल्यू कॉस की हो जाती है 1, यानी ये हमेशा 0 और 1 के बीच में आ जाएगा, यानी 90 डिग्री, यानी 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा, यानी या तो 0 डिग्री होगा 90 डिग्री होगा या 90 डिग्री से लेस होगा, उसे थीटा 0 डिग्री होगा या 0 डिग्री से मोर देन होगा, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 17। यदि ए बी मात्रक सदिश है और उनके बीच का कोण थीटा है तो ए प्लस बी एक मात्रक सदिश है यदि
इसमें भी आंसर हमारा इतना होगा। अब ये कैसे होगा, अब इसका सोल्यूशन देगी। इन्होंने कहा है कि ए और बी जो है ये मात्रक सदिश हैं। मात्रक सदिश यानी जिनकी यूनिट वैल्यू 1 हो, यानी वेक्टर मॉडुलस वेक्टर ए इज इक्वल 1, मॉडुलस वेक्टर बी इज इक्वल 1 हो जाएगा। और ये भी इन्होंने दिया है कि ए प्लस बी भी एक मात्रक सदिश है, यानी इसकी भी वैल्यू मॉडुलस है 1 है, तो मॉडुलस वेक्टर ए प्लस मॉडुलस इक्वल 1। अब यहाँ पे हम इसी का यूज कर लेंगे, इसके दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क करने पर। तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर में हम दो टाइप से लिखते हैं, फिर इसको ओपन फार्मूले से ए का मॉडुलस वेक्टर ए स्क्वायर और बी का मॉडुलस बी स्क्वायर दो बार करेंगे तो ये 2ab आ जाएगा। फार्मूले पे यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं या कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि ए बी जो है इतना ही रहेगा। और जब अब इसको वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण ए हमको ये बताती है कि मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 1 लिख देंगे, तो 1 1 2 उधर भेज देंगे, -1 तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल -10। हमें इसका एंगल चाहिए तो सूत्र यहाँ पे फॉलो करवाएंगे, cos थीटा पर इक्वल मॉडुलस वेक्टर ए डॉट मॉडुलस वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी। ए बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इन दोनों की वैल्यू पहले से गिवन है कि ये यूनिट वेक्टर है, इसलिए इनकी वैल्यू 1 होगी। -2 और cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगी। फिर 120 डिग्री हो जाएगी, फिर 120 डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर देंगे, तो रेडियन में चेंज करने 120 इज इक्वल पाई अपॉन 180 डिग्री से इसको सॉल्व कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल होगा, 6 2 से 12, 6 3 से 18 और ये आ जाएगा 2π/3। यही दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि प्रूव कीजिए कि इसने का मान बताइए वेक्टर आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप इतना इतना इतना। और हमको हमें ज्ञात है कि आई कैप इज इक्वल 1, जे 1, के डॉट के इज इक्वल 1 और आई क्रॉस जे के हो जाता है, जे क्रॉस के आई हो जाता है, के क्रॉस आई जे हो जाता है और आई के हो जाता है माइनस, क्योंकि एक सीरीज में नहीं आता, आई के बाद जे आना चाहिए, लेकिन यहाँ आई के बाद के आ गया, तो के आ गया तो बचा तो लेकिन जे ही, तो उसमें एक माइनस लगा देते हैं, तो ये तीनों हो जाएंगे। अब हम इसकी वैल्यू उठा देंगे और यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला है जे और के, तो जे और के जो है वो आई के हो जाएगा, तो यहाँ आई डॉट आई हो जाएगा। फिर ये आई और के, तो आई और के सीरीज में नहीं है, तो ये माइनस जे हो जाएगा इसके प्लेस पर। फिर आई जे, ये सीरीज में आई जे और नेक्स्ट हो जाएगा इसका के हो जाएगा, तो आई जे के बाद क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू के हो जाएगी। तो आई 1 हो गया, जे माइनस, क्योंकि माइनस लगा है तो माइनस प्लस माइनस जे 1 हो जाएगी, के 1 हो जाएगी, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा, यही इसकी वैल्यू है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि यदि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है तो ये इतना बराबर हो तो थीटा कितना होना चाहिए। तो हमें शुरू से पता है, पहले हम एक क्रॉस डॉट वाला देखेंगे, तो cos थीटा इज इक्वल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए डॉट बी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अपॉन करके तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस cos थीटा इक्वेशन 1 डाल देंगे। फिर हम दूसरी साइड में इधर का देखते हैं, क्रॉस का क्रॉस साइन में होता है, तो साइन थीटा का फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, साइन थीटा इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए और मॉडुलस वेक्टर बी, इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसका मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी। दिए गए प्रतिबंध में हम मान रख देंगे, यानी जो ऊपर हमारा प्रतिबंध ये गिवन है, इसी में जो है हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे इसकी हम वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे ये ए बी की वैल्यू इतनी, मॉडुलस मतलब पॉजिटिव में देंगे, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, मॉडुलस हटा दिया जाएगा। और फिर यहाँ पे वेक्टर ए बी की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे वेक्टर ए से कैंसिल हो जाएगा मॉडुलस वाला, और वेक्टर बी मॉडुलस और वेक्टर बी मॉडुलस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ cos थीटा और साइन थीटा रिमाइंडर होगा। हमको पता है कि साइन थीटा cos थीटा दोनों की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 40 डिग्री में होती है, क्योंकि 40 डिग्री की वैल्यू 1/√2 साइन और cos दोनों में ही ये वैल्यू होती है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगी, थीटा 45 डिग्री हो जाएगा, इसको रेडियन में चेंज करेंगे, थीटा इक्वल π/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहीं से ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा और नेक्स्ट टर्म पर हम 3 डायमेंशनल चैप्टर लेकर आएंगे। थैंक यू।